किस तरीके का समा 40 घंटे का यह दौरा है प्रधानमंत्री का, क्या कुछ हलचल? ये देखिए, बिल्कुल हलचलों का दौर शुरू है। अब से कुछ देर पहले जैसे आपने बताया कि एनईसी के चेयरमैन हैं वो न्यूब्रियो हिडो, वो यहाँ से मिलकर निकले हैं और इस वक्त जो मुलाकात चल रही है वो यूनिक्लो के सीईओ के साथ उनकी मुलाकात चल रही है, तदाशी यानी के साथ। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण सबसे मुलाकात होनी है वो सुजुकी मोटर्स के यासुमो सुजुकी से होनी है। और फिर जिसको कहते हैं ना कि भारत निवेश का इंतज़ार कर रहा है, तो जो भारत की सबसे ज़्यादा स्टार्टअप में निवेश करने वाले सॉफ्ट बैंक के मालिक यहाँ पर उनकी मुलाकात होनी है। और ये मुलाकात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है मासायोशी सन की, क्योंकि इस मुलाकात के ज़रिए और भी बहुत बड़ा निवेश भारत में आ सकता है। आपको पता है कि मासायोशी सन जो है वो भारत में तकरीबन हर दूसरे स्टार्टअप में उन्होंने निवेश किया है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि कई यूनिकॉर्न स्टार्टअप बने हैं भारत में, तो आप ये मान लीजिए कि जितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप भारत में बने उसमें से 95% में सॉफ्ट बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो भारत जो जापान की तरफ उम्मीदों से देख रहा है उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये बिजनेस लीडर्स हैं जो भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, सुजुकी ने हाल ही में इलेक्ट्रिक कार का प्लांट गुजरात में लगाया है। ये इस प्लांट के जरिए अभी 1-2 प्लांट और भारत में लग सकते हैं, क्योंकि भारत एक मोटर जिसको कहते हैं कि मोटर के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में एक बड़ा हब बन सकता है। और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगातार भारत की तरफ से बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये बड़े निवेश के ज़रिए भारत की अर्थव्यवस्था में, जो कि दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है कोरोना काल के बाद, उस मौके को यहाँ पर भुनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। सुबह से आने के बाद उनकी सिर्फ बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात हो रही है। शाम को भारतीय समुदाय के साथ ज़रूर मिलेंगे, उनको एड्रेस करेंगे। जो सुबह आपने मंजर देखा था कि यहाँ मोदी मोदी के नारे, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, जो राम को लेके आए हैं वो टोक्यो आए हैं ये नारे लग रहे थे, धारा 370 हटाने वाले का स्वागत है ये नारे लग रहे थे। लेकिन देखिए, केवल इस दम पर, लोकप्रियता के दम पर ही सरकारें नहीं चल सकती। सरकारों को चलाने के लिए जो आर्थिक चक्र है वो भी तेजी से घूमना चाहिए और उस पर खासा जोर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आप पीछे देख रहे हैं मेरे, ये भारत का झंडा और जापान का झंडा यहाँ पर लहरा रहा है। ये झंडा हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, प्राचीन सांस्कृतिक संबंध है, उसके प्रतीक हैं कि दोनों साथ साथ ज़माने से चलते आ रहे हैं। लेकिन लंबी दूरी और तय करनी है साथ साथ चलने के लिए, तो नए युग में एक दूसरे का बड़ा आर्थिक साझेदार भी बनना होगा। और उसकी एक बड़ी शुरुआत, या जिसको कहें उसको एक बड़ी गति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से मिल सकती है। जी विकास, अब एक बार कल की भी बात कर लेते हैं कि कल का दिन कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपने जैसा कि कहा कि आज उद्योगपतियों से बातचीत हो रही है, यानी कि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में काम। कल जो दूसरे देश है उनके साथ मजबूती के लिए काम होगा। ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, उनके नेताओं से कल प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। विकास, आपको आवाज आ रही है? कल के दिन की भी महत्वता बताएं कल, क्योंकि दूसरे नेताओं के साथ, दूसरे देश के नेताओं के साथ मुलाकात होगी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, वैश्विक जो संतुलन है, शक्तियों का, महाशक्तियों का संतुलन है, उसको बराबर करने के लिए, उसमें बैलेंस लाने के लिए, उसका संतुलन स्थापित करने के लिए क्वाड का गठन हुआ। चीन की जो विश्व भर में दादागिरी थी, न केवल पैसे के दम पर बल्कि अपने सॉफ्टवेयर तकनीक के दम पर वो दुनिया भर में एक दादागिरी कर रहा था। उस दादागिरी को काबू में करने के लिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका एक साथ आए। उसकी ये महत्वपूर्ण बैठक है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद भी इस बैठक में इन 4 महाशक्तियों का मिलना बेहद अहम हो जाता है। सबको पता है कि चीन का सॉफ्ट कॉर्नर रूस की तरफ है और पीछे से बैकअप भी पूरा है। ऐसी सूरत में रूस यूक्रेन युद्ध पर इस बैठक से क्या माहौल निकलता है, क्या बातें निकल के आती हैं, क्या संदेश निकलता है दुनिया के लिए, वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। और चीन के लिए क्या कड़ा संदेश यहाँ से निकलेगा, किस तरह से पर्दे के पीछे रहते ही जिस तरह से क्वाड अब तक काम करता रहा है, कुछ भी अभी तक चीन के लिए कॉन्क्रीट अनाउंसमेंट क्वाड की बैठक में आज तक नहीं
नहीं हुआ। लेकिन माना यह जाता है कि पर्दे के पीछे ये 4 देश लगातार चीन को कमज़ोर करने के लिए काम करते रहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में भारत ने लगातार चीन के कई सॉफ्टवेयर कंपनियों के एप्लीकेशन को ब्लॉक किया। अमेरिका ने भी साथ ही साथ ये काम किया, जापान ने भी किया और ऑस्ट्रेलिया ने भी किया। इससे करोड़ों अरबों डॉलर की चपत चीन को लगी है। तो आर्थिक महाशक्तियाँ किसी दूसरी बढ़ती हुई महाशक्तियों को कमजोर तभी कर सकती हैं जब उनके आर्थिक हितों पर चोट करें। और न केवल ये वो विजिबल तरीके हैं जो सबको दिखे, लेकिन इसके अलावा भी प्रणय जानते हैं, प्रणय विदेश मंत्रालय लंबे समय से कवर करते रहे हैं कि किस तरह से दूसरे और तरीके हैं जिससे चीन की दादागिरी को कम किया जा सकता है, उसको काबू में और लगाम उस पर लगाई जा सकती है। जी बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।